चलो तो आज हम रिवाइज करेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट है उसको। तो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो करंट हम जानते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट किसको बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं। तो अगर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो करता है तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ये होता है एवरेज करंट। और dq बाई dt जब हम बोलते हैं तो ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई अगर डेल्टा टी होता है एवरेज करंट। एवरेज एक इंटरवल में निकाला जाता है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो डेल्टा टी को जीरो से अप्रोच कर देंगे, देन वी विल गेट dq बाई dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। अब करंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं किसी भी कंडक्टर में NeAVD। n जो होता है दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड VD इज ड्रिफ्ट स्पीड। अब किसी भी कंडक्टर के लिए अगर कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो क्या होता है? कंडक्टर में भी चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट हो नहीं सकता। तो जितना करंट एक तरफ से एंटर करता है उतना ही करंट दूसरे क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता है। तो करंट सेम रहेगा। अब एन मटेरियल की प्रॉपर्टी ये भी सेम रहती है। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे मटेरियल में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन ये भी आ जाता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, लाइक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो फ्लूइड में होती है। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। तो मेन चीज ये है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी कि जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन करंट डेंसिटी की हम बात करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, इसको करंट डेंसिटी बोला जाता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर होती है, कोई बताएगा? सर वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। हाँ, क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, स्केलर एडिशन फॉलो करती है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ली जाती है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। फिर हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मोबिलिटी बोला जाता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, और ये आ जाती है ई टाउ बाय एम। यहाँ पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या होता है? जो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उसका जो एक एवरेज टाइम हम निकालते हैं कोलिजन का, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एंड एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ जो है ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस the potential V across the ends of a given metallic wire in a circuit is directly proportional to the current flowing through it. तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब फिजिकल कंडीशंस में अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वोल्टेज जो है वो करंट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको R से डिनोट किया जाता है। इसको ही ओम्स लॉ बोला जाता है। तो जो भी मटेरियल इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V, उनको ओहमिक कंडक्टर्स बोला जाता है। और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओहमिक बोल दिया जाता है। तो ओहमिक कंडक्टर्स के लिए अगर हम V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, या I वर्सेस V का भी बना सकते हो, कोई भी ऐसा बना सकते हो। V वर्सेस I का ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अगर V वर्सेस I का ग्राफ बना रहे हैं तो ये R, इसका स्लोप क्या दे देगा? R। और अगर I वर्सेस V का ग्राफ होगा तो स्लोप का इनवर्स मतलब बेसिकली स्लोप 1/R देगा। तो कई बार ऐसे ग्राफ देके भी पूछ लेते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर V/I का ग्राफ है देन स्लोप विल गिव अस द रेजिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर I वर्सेस V का ग्राफ दिया मतलब I y एक्सिस पे V x एक्सिस पे,
तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो को जो एक रुकावट, अवरोध ऑफर करता है कोई भी कंडक्टर, उसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, इसमें भी अगर हम एरिया सेम रख के लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ को सेम रख के एरिया डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। लेंथ को फिक्स रख के रेडियस को आधा कर देंगे, रेडियस को आधा करेंगे तो एरिया पाई आर स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। और इसमें एक ऐसा होता है कि अगर हम सेम वायर को खींच कर लंबा कर देते हैं, इफ वायर इज stretched to n times, खींच कर अगर n टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाता है रेजिस्टेंस? n स्क्वायर r। हाँ सर। तो अगर स्ट्रेच कर देते हैं n टाइम्स तो जो नया रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है इज इक्वल टू, वैसे यहां से डेफिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, इस तरीके से। लेकिन रेजिस्टिविटी बेसिकली एरिया या लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। वो मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का एक्चुअल फॉर्मूला बात करें तो इस तरह से इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स रहता है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। जैसे आयरन है उसके लिए अलग हो सकता है, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग हो सकते हैं। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, टाउ टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टर्स के लिए क्या होता है? एन वाला फैक्टर जनरली कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन टाउ वाला फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टाउ क्या होता है? दो टक्कर जो होती है इलेक्ट्रॉन, एक टक्कर हुई, दूसरी टक्कर हुई, उसके बीच का ऑन एन एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, रैंडम मोशन तेज हो जाता है, तो जल्दी जल्दी टकराने लगता है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। इसीलिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है इसीलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। यस। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन करंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है, या E इज इक्वल टू J रो, ऐसे भी लिखा जाता है, इसमें डायरेक्शन भी सेम होती है, तो दोनों फॉर्म में याद रखा जा सकता है। तो क्योंकि 1/रो सिग्मा ही रो होता है रेजिस्टिविटी, तो चाहे कोई भी एक फॉर्म में याद रख लो, दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू J रो के बराबर होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही जैसे नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर पूछ सकते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो वो समझना मुश्किल हो जाता है। अब रो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, वो इधर भी सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी। तो जहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी। नॉन यूनिफॉर्म में जहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी हम सीधे जानते हैं क्या होती है, I बाय ए, आई इज इक्वल टू NeAVD, तो करंट डेंसिटी NeVD। अब N भी फिक्स हो गया पूरे कंडक्टर के लिए, E भी फिक्स हो गया, तो करंट डेंसिटी डिपेंड कर रही है ड्रिफ्ट स्पीड पे। तो जहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब ड्रिफ्ट स्पीड कहां पर ज्यादा होगी? जहां पर एरिया ज्यादा होगा या एरिया कम होगा? कम होगा। एरिया कम होगा। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं 1 और 2 की, तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? 1 1 वाले पॉइंट पे।
है ना। तो कई बार हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वहां पे ये सब फॉर्मूले हमको सेव कर सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना चाहिए। फिर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, तो बेसिकली ये हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज T माइनस T नॉट। तो बेसिकली ये T नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होता है जो जनरली 0 डिग्री या 20 डिग्री लिया जाता है, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर अल्फा की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, R2 मतलब R एट टेम्परेचर T माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू T2 माइनस T1, या इसी फॉर्म में इसको याद हम रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा जो है ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों सेम ही होता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होता है उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ ई in maintaining the electric current I in the circuit for a specified time t। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा या सोर्स को करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, यानी कि पावर इनटू टाइम भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही जो है, एनर्जी को ई से बोल दिया या उसको हम एनर्जी को यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, या ई बोल दो तो ई लिख लेते हैं। तो ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पावर क्या होती है, अब किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए पावर होती है V इंटू आई। कोई भी डिवाइस है अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और उसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर जो है वो V इंटू आई है। अगर करंट ये नेगेटिव वाला होता है लो पोटेंशियल टर्मिनल, पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल टर्मिनल। अगर करंट लो से हाई पोटेंशियल जाता है तो डिवाइस पावर सप्लाई करती है या कंज्यूम करती है, तो सप्लाई करती है। हाँ, अगर करंट लो से हाई पोटेंशियल जाता है तो डिवाइस पावर सप्लाई करती है, उसको क्या बोला जाता है, सोर्स। सोर्स। और अगर करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है तो डिवाइस पावर कंज्यूम करती है, जिसको बोला जाता है लोड। तो पावर कंज्यूम या सप्लाइड V इंटू आई लिख सकते हैं। किसी भी डिवाइस के लिए पावर के लिए हमेशा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं V इंटू आई। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी डिवाइस, चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, बैटरी हो, कोई भी डिवाइस हो, सबके लिए हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो फॉर्मूले हैं आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर जब पावर को लिखा जाता है, दिस इज ओनली फॉर रेजिस्टेंस। और एनर्जी पावर इंटू टाइम होती है, तो किसी भी डिवाइस के लिए V I इंटू टी हो जाएगी। रेजिस्टेंस के लिए आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। और एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल ही होगी। बाकी करंट वगैरह या ऐसे चैप्टर्स में कई बार यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह भी यूज कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने V वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो कितनी एनर्जी उसके पास आएगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में इन जूल। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो पावर जैसे रेट ऑफ वर्क डन होता है, ऐसी रेट ऑफ सप्लाई मतलब रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड और रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, दोनों को हम पावर बोल सकते हैं। तो पावर V इंटू आई हो गया। रेजिस्टर के लिए आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। फिर जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के लिए हम बात करते हैं उसके ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स और टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो बेसिकली एक अगर ओपन सेल है जिसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल में क्या होता है, एक उसका ईएमएफ होता है और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है आइडियल सेल। तो आइडियल सेल वो सेल होता है जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है।
ठीक है, आइडियल सेल वो होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, ईएमएफ होता है, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड नो हीटिंग इफेक्ट इनसाइड, उसके अंदर कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली जो सेल्स होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, उनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर नॉन आइडियल सेल भी है तो जब उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही ईएमएफ कहलाता है। या ईएमएफ को ऐसा भी बोला जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा सेल को, वो उसका ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जैसा, ये यूनिट के हिसाब से तो एसआई यूनिट उसकी वोल्ट ही होती है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज थ्रू। तो जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जब चार्जेस का मोशन होता है तो उसमें भी क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, यानी कि चार्ज के फ्लो को एक ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है, उसी ऑपोजिशन को क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब क्या रिलेशन होता है इसमें, तो ये रिलेशन वैसे कोई काम का नहीं है ज्यादा, एक्चुअली ये कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि अगर सेल सोर्स की तरह काम करता है, जब करंट उसमें से लो से हाई टर्मिनल जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आ जाती है, कितनी आती है जब सोर्स की तरह काम करता है सेल, ईएमएफ से ज्यादा आती है, कम आती है? ई माइनस आई आर। ईएमएफ से कम आ जाती है। जब सोर्स सेल लोड की तरह काम करता है तो क्या आती है, अरे बोलो जल्दी, क्या आएगी, ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर। ठीक है, तो जब सेल सोर्स की तरह काम करता है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम आ जाती है, ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इसको अगर वैसे लिखोगे तो वैसे आ जाएगा, तो इसकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो व्हेन सोर्स की तरह मतलब सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर आ जाती है। जब सोर्स लोड की तरह काम करता है, एनर्जी गेन कर रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर आ जाती है। और अगर करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है सेल से तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर ही आ जाएगी। फिर हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर सेल सीरीज में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। लेकिन जब सेल इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखते हैं तो इसमें पोलैरिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। पोलैरिटी मतलब अगर सारे एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं ऐसे तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन कोई भी उल्टा लगा दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऐड ही होता है। ऐसे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये तो दो सेल के लिए लिखा है, बाकी इन जनरल जो ई इक्विवेलेंट है वो आ जाता है E1 बाय E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन, हाँ सर, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 राइट, तो ऐसे आ जाता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैसे आता है जैसे पैरेलल में आता है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन। इसमें भी ईएमएफ जो है पोलैरिटी के साथ रखी जाती है। पोलैरिटी के साथ का इसमें ये मतलब है कि अगर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, सबके पॉजिटिव एक साथ है तब तो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो फिर उसको नेगेटिव साइन के साथ काउंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ईएमएफ में पोलैरिटी का ध्यान रखना है। बाकी रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस ऐड ही होंगी तब रेजिस्टेंस वाली। ये सेल के कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान रखना है। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं करंट में। तो फर्स्ट लॉ जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ बोला जाता है, तो ये क्या कहता है, algebraic sum of electric currents at any junction of the circuit is equal to 0। तो अगर किसी जंक्शन पे करंट आके मिल रहा है तो उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा, मतलब आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो हम किसी भी एक करंट को पॉजिटिव मान सकते हैं और उसके हिसाब से हम चीजों को लिख सकते हैं।
जैसे मान लो आने वाले करंट को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो I1 पॉजिटिव हो गया, I2 जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम इसीलिए बोल रहे हैं कि साइन का भी ध्यान रखना है। I3 आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, I4 भी आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, I5 जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। ऐसे करके जंक्शन पे मिलने वाले करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। एल्जेब्रिक मतलब डायरेक्शन के साथ हमें लिखना है उसको। और या फिर इसको अलग करके देखें तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5, यानी कि आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। ये लॉ बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से चला जाएगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की, विच इज किरचॉफ्स लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ, जिसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, ये क्या कहता है कि हम किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट में मतलब लूप में चलेंगे तो वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 आएगा। तो इन एनी क्लोज्ड मैश ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब सर्किट का कोई भी एक क्लोज्ड लूप ले ले, क्लोज्ड पार्ट ले ले, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली इन्होंने रेजिस्टेंस के लिए बोल दिया, बाकी हम सबकी क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज 0। तो उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, कोई भी डिवाइस आ रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली रेजिस्टर वाले सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वो जनरलाइज लॉ है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड लूप इज 0। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो इस पे सर्किट सॉल्विंग में काम भी आता है कई जगह पे। उसके बाद हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले इन्होंने रेजिस्टेंस की बात नहीं की, तो रेजिस्टेंस का भी हमें इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, वो पता है ही सबको। सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट? मतलब R1 plus R2 plus R3 में। In series, R equivalent is R1 plus R2 and so on. And in parallel, 1 by R equivalent is 1 by R plus 1 by R2, इस तरह से। ठीक है, सीरीज का इक्विवेलेंट सबसे बड़े रेजिस्टर से भी हाई आएगा, जो रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी ज्यादा आएगा, और पैरेलल का इक्विवेलेंट जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। दे दिया 2, 4, 5, 6, 8 पैरेलल में, अब रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो 2 से भी छोटा आएगा। तो कई बार कुछ ऑप्शंस हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो उसके बाद हम बात कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा एक अरेंजमेंट होता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, जैसे ये है A B C D। इसमें सारे टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेजिस्टिव एलिमेंट्स। A और B कनेक्टेड है, B और C, A और D, C और D, B और D। बस 2 कनेक्टेड नहीं है, A और C। तो जो 2 आपस में कनेक्टेड नहीं है उनके अक्रॉस जब हम बात करते हैं, मतलब उसके अक्रॉस अगर हम कोई एक्सटर्नल बैटरी वगैरह लगा रहे हैं, तो इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस ये क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन। ध्यान रखना, सिर्फ शेप पे नहीं जाना है। बी और डी के अक्रॉस अगर अपन बैटरी लगाएंगे तो व्हीटस्टोन नहीं कहलाएगा। व्हीटस्टोन तभी कहलाएगा जो 2 टर्मिनल्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसी एलिमेंट से, उसको अगर हम एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क तो ये हो गया, खास बात तब होती है जब ये बैलेंस्ड होता है। बैलेंस कब होता है, जब ये इनका रेशो इनके रेशो के बराबर हो जाता है। P by R is equal to Q by S, या इसको कैसे भी लिख सकते हो, P by Q is equal to R by S, या P into S is equal to Q into R। ठीक है, तो ये बैलेंस कंडीशन होती है। और बैलेंस कंडीशन में खास बात क्या होती है, बैलेंस कंडीशन में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया तो B और D वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। एट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, 0। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, गैल्वेनोमीटर का करंट 0, यानी इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं और फिर ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका हमें अच्छा आइडिया होना चाहिए, काफी क्वेश्चंस इस पे भी बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज यही है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर हम बीच वाली ब्रांच को हटा सकते हैं। अच्छा, इसमें बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करूं। अगर मैंने गैल्वेनोमीटर इधर लगा दिया, बैटरी इधर लगा दी, तो व्हीटस्टोन ये बी और डी वाले पॉइंट के बीच में हो जाएगा।
लेकिन तब भी बैलेंस कंडीशन वही रहेगी, R बाय एस इज इक्वल टू P बाय Q। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो समझ आ रहा है, अगर बैटरी ए और सी के बीच में लगी है तो व्हीटस्टोन ए और सी के बीच में, अगर बैटरी मैंने बी और डी के बीच में लगा दी, गैल्वेनोमीटर को ए और सी के बीच में लगा दिया, तो ये बी और डी के बीच में व्हीटस्टोन कहलाएगा, लेकिन बैलेंस कंडीशन में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम इक्वेशन आएगी, जैसे P बाय Q इज इक्वल टू R बाय एस आ रहा है, वही आएगा अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो। उसके बाद मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यूज्ड टू डिटरमाइन दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है और उसके अक्रॉस हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो क्या होता है इसमें, इस तरह का एक अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग वायर रहता है, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगाने, ये नोन रेजिस्टेंस होता है और एक अननोन रेजिस्टेंस, ये जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जहां का हम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, ये अननोन होता है। यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर के साथ एक की अटैच होती है और बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। तो ये लेंथ अगर x आई तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस x आ गई, तो इसमें कंडीशन क्या आती है, r बाय एक्स, इसमें s बोला हुआ है तो मैं s बोल देता हूँ, चलो r बाय एस, सॉरी x तो लेंथ है, r बाय एक्स इज इक्वल टू इस अननोन रेजिस्टेंस को हमने s बोल दिया, तो क्या रहेगा s अपॉन 100 माइनस एक्स। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, यहाँ बैटरी लगी होती है, तो जब कब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो होगा, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा बनता है, तो बैलेंस हो जाता है, तो r बाय एक्स, या इसको l भी लिख सकते हो, तो l ले लो, ये लेंथ l हो गई थी, 100 माइनस l हो गई, तो R बाय एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल। इससे हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज दी अननोन रेजिस्टेंस। और थोड़ा एक्यूरेसी के लिए कोशिश करते हैं कि बैलेंस पॉइंट मिड पॉइंट के नजदीक आए, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग तब मिलती है जब बैलेंस पॉइंट लगभग मिड में आता है, यानी 40 से 60 के बीच में अगर आएगा तो ज्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर जनरली एक फिक्स रेजिस्टेंस लगाने की बजाय रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, जिससे हम उसका रेजिस्टेंस वेरी करके, वो हमें पता तो है लेकिन उसको बदल के बैलेंस पॉइंट को मिड पॉइंट के नजदीक ला सकते हैं। एक पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को कंपेयर करने के बेसिस पे वर्क करती है, works on the principle that potential difference across any 2 points of a uniform current carrying conductor is directly proportional to the length between the 2 points। तो इसमें इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इससे हम सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एक टर्म हम निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है। उसको के से डिनोट कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वायर यूनिफॉर्म होता है, किसी भी स्मॉल सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो के इनटू उस पार्ट की लेंथ लिख सकते हैं। तो ईएमएफ मेजर करने के लिए सेकेंडरी सर्किट में हम सेल लगाते हैं, बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। अगर बैलेंस पॉइंट एल लेंथ पे आ रहा है तो जो ईएमएफ है वो के इंटू एल के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपन पढ़ा हुआ है हमने, जस्ट रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर किसी को देखो, यही चीजें इस रिवीजन का ये भी है कि हमको वैसे तो सब चीजें समझ आ जानी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, रिवाइज भी कर रखा है इन चीजों को, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे लग रहा है यार ये चीज हमें नहीं पता, तो ये नोट कर ले कि इस चीज को अपने को एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत डिटेल में अभी अपन नहीं जाएंगे। नेचर चीज है, तो ईएमएफ ऐसे मेजर कर सकते हैं। फिर अगर दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है तो एक के लिए लेंथ आ गई L1, तो E1 इज इक्वल टू के L1 हो गया, दूसरे के लिए लेंथ आई L2, तो E2 के L2 हो गया, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाता है। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करते हैं, सेकंड सेल जो लगाया था हमने, सेकेंडरी सर्किट में सेल लगाया था, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट मतलब रेजिस्टेंस लगाते हैं नॉन वैल्यू का, और फिर उससे कंपेयर करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर आ जाता है, जो हमने फिक्स्ड एक रेजिस्टेंस लगाया था वो
इंटू L1/L2 - 1। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर की। बाकी ठीक है, और भी चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, नोट्स पढ़ोगे तो मिलेंगी, लेकिन ये मेन एक समरी हो गई इस चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने हैं। तो यहाँ तक एक बार देख लो, कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ठीक है, समझ आया सबको ये यहाँ तक? हाँ Yes. चलो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में तो ठीक है पूछा जाता ही है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक एलिमेंट है कुछ dl लेंथ का, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है dv वेक्टर, वो होती है μ0/4πI dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अच्छा, dl वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ली जाती है? करंट की फ्लो के डायरेक्शन में ही ली जाती है। हाँ, तो dl लेंथ को यहाँ पर हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन में ली जाती है। तो बायट-सावर्ट्स लॉ क्या करता है? एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है, जो इस तरह से लिखी जाती है μ0/4πI dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। एक और चीज अब इस चैप्टर में ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर dl क्रॉस r है तो हम dl क्रॉस r ही बोलेंगे, r क्रॉस dl नहीं बोल सकते। तो कई बार इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन में बस एक जगह dl क्रॉस r दे दिया, एक जगह r क्रॉस dl, और उसमें भी r वेक्टर क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वायर के रिस्पेक्ट में। कई बार उल्टा भी दे देते हैं कि एक पॉइंट है P, इधर से r वेक्टर पे करंट कैरिंग एलिमेंट है, अब बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे dl क्रॉस r नहीं आएगा, एक्चुअली r की जगह -r वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि r वेक्टर जो इस फॉर्मूले में है वो क्या है? वायर से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि r वेक्टर क्या है, dl वेक्टर किस डायरेक्शन में लिया जाता है, क्वेश्चन में उसको घुमा के दे दिया तो भी हम उसी तरह से मार्क कराते हैं जैसा हमने रटा हुआ। तो वो रटना तो है, लेकिन समझ के रटना है, ठीक है? ओके Yes. सर। तो ये हो गया। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये हो जाएगा μ0/4πI dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। sin थीटा वही dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। μ0/4π कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ SI यूनिट में, जो कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। μ0 कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं ज्यादातर, बाकी कई बार ऑप्शन से पूछ लेते हैं तो ये भी नाम याद रखा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से निकाली जा सकती है। बाकी अपने को राइट हैंड थंब रूल ही समझना है, मेनली वही यूज करेंगे हर जगह। तो क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स करना है, डीएल वेक्टर की तरफ, उसको सेकंड की तरफ घुमाना है, और उससे थंब की डायरेक्शन क्या दे देगी? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। और एक बात ये कि क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है जिनका वो क्रॉस है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये डीएल वेक्टर से भी परपेंडिकुलर आएगी, आर वेक्टर से भी परपेंडिकुलर आएगी, यानी कि डीएल और आर जो प्लेन बना रहे हैं मिलकर, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना है। तो अगर डीएल और आर जो अपनी स्क्रीन है या बुक है उसके प्लेन में है, तो डीएल क्रॉस आर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। देखो, अगर हम ध्यान लगाएंगे तो दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ज्यादा गलती करने के चांस ही नहीं है। या तो अंदर हो सकता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या बाहर हो सकता है।
अब सभी राइट हैंड को पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। क्योंकि इसमें मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स कई बार डायरेक्शन में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें समझना है, ध्यान रखना है। अब बायट-सावर्ट्स लॉ को ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के करंट कैरिंग वायर्स जो है उनके कारण फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालो तो आ जाती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर एक करंट कैरिंग वायर है, अब डायरेक्शन कैसे निकालना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे, वैसे तो डीएल क्रॉस आर से भी किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन एक जनरल हर पॉइंट के लिए क्या बता सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे तो फिंगर्स का जो घुमाव है, और कौन सा, राइट हैंड ध्यान रखना यूज करना, फिंगर्स का जो कर्ल है वो हमें क्या दे देगा, फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो अगर करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह से ठीक है, फील्ड लाइन जो है इस तरह से कर्ल बनेगा, तो सर्कुलर फील्ड आएगी, क्लोज लूप्स आएंगे, जिसपे टेंजेंट की डायरेक्शन हमें क्या दे देगी, फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। तो इस तरह से फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका रेडियस है आर, उसमें आई करंट जा रहा है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और अगर एन टर्न्स होंगे उसमें तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। इसमें भी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन घुमावदार है। देखो जब वायर था तो वायर सीधा था, तो सीधा क्या है, अंगूठे, अंगूठे को हमने करंट की डायरेक्शन में कर दिया, फिंगर का घुमाव फील्ड का घुमाव दे देगा। यहाँ करंट घूमता हुआ जा रहा है लूप में, तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या दे देगी, फील्ड की डायरेक्शन। तो अंगूठा जैसे इस केस में अंदर आ रहा है तो फील्ड अंदर, यानी इस लूप के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। लेकिन लूप के बाहर जाएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लोज कर्व बनाती है फील्ड लाइंस, यहां से अंदर जाएंगी और बाहर से लौट कर वापस आएंगी। तो बाहर से जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे लौट कर वापस आएंगी, इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी। फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कई बार यूज होता है जहां पर सिमेट्रिक सिचुएशन होती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ये लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed loop in vacuum is equal to mu naught times the total current threading through the loop। तो अगर कोई भी एक मतलब करंट कैरिंग वायर्स वगैरह हैं हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी आर्बिट्ररी लूप हमने बना लिया, इसको एम्पीरियन लूप मान लिया, इसकी एक डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इस लूप में जब हम इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालेंगे इस क्लोज लूप में, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इन। आई इन क्या होता है, इसके अंदर से जाने वाला करंट। जैसे अगर इसके बाहर से भी कोई करंट हो सकता है जा रहा, मान लो ये है I1, ये I2, ये I3, जैसे गॉस लॉ होता है थोड़ा सा वैसे ही होता है। तो अंदर वाले करंट पे ही डिपेंड करता है, ये बाहर वाले करंट पे डिपेंड नहीं करता। और उसमें भी कौन सा करंट पॉजिटिव लेना है, जिसके कारण फील्ड लूप की सेंस में आएगी। जैसे लूप हमने ऐसे माना, अब देखो I1 तो लूप के बाहर हो गया, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। I2 की डायरेक्शन में हम अंगूठे को करेंगे तो कर फील्ड ऐसी आ रही है, तो I2 के कारण फील्ड लूप की डायरेक्शन में आएगी। लेकिन I3 के कारण अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तो I2 को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और I3 को नेगेटिव। तो नेट करंट लेना है जो लूप के अंदर से जा रहा है, लेकिन उसमें भी डायरेक्शनल साइन देखना है। जो करंट लूप की जो हमने सेंस मानी उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर उसके ऑपोजिट सेंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसको नेगेटिव लिया जाता है। दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो कई जगह पे हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में, जहां पर सिमेट्रिक सिचुएशन होती है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अगर एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज लाइक स्प्रिंग जिसके टर्न्स आपस में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज क्लोज होते हैं, तो
जनरली हम बात करते हैं आइडियल सोलेनॉइड की, जिसकी लेंथ उसके रेडियस से बहुत ही ज्यादा होती है, दैट इज आइडियल सोलेनॉइड। उसके अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग यूनिफॉर्म आ जाती है। इसके अंदर हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आती है और बाहर जो है फील्ड जीरो हो जाती है। और ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है ये किसके बराबर आती है, म्यू नॉट एन आई। और अगर बिल्कुल एंड पॉइंट पे बात करें, देखो वैसे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन एंड्स पे जाके थोड़ी सी क्या होती है, चेंज होती है, सिर्फ कम होने लगती है। बिल्कुल एंड पॉइंट पे बात करें एक सोलेनॉइड की, तो फील्ड कितनी हो जाती है, आधी, हाफ म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। ये इंफॉर्मेशन भी याद रखो। तो इस तरह से ये फील्ड हम लिख सकते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर पूरे रीजन में लगभग यूनिफॉर्म रहती है म्यू नॉट एन आई। एंड्स पे जाके थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। बिल्कुल एंड पॉइंट पे हाफ म्यू नॉट एन आई होगी, और बाहर जाएंगे तो फिर वो और डिक्रीज होती जाती है। बाकी जब हम आइडियल सोलेनॉइड मानते हैं, बेसिकली लेंथ काफी ज्यादा है या इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम बेसिकली बीच वाले रीजन की ही बात करते हैं। तो मैक्सिमम हम इसी फॉर्मूले की बात करेंगे। तो बाई चांस कोई पूछ ले एंड पे क्या होती है, तो एंड पे ध्यान रखना है हाफ म्यू नॉट एन आई हो जाती है। फिर अगर एक टोरॉइडल सोलेनॉइड, टोरॉइड है एक सोलेनॉइड को, एक तरीके से हमने क्या कर दिया, घुमा दिया इस तरह से। तो टोरॉइड को, सोलेनॉइड को घुमा दिया तो वो बन जाता है टोरॉइड। तो टोरॉइड के भी अंदर यहाँ पे फील्ड जीरो होती है, यहाँ जीरो होती है, सिर्फ इसके इस वाले रीजन में फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये जो ये वाला हिस्सा है इसमें फील्ड एग्जिस्ट करती है, और दिस इज लाइक सोलेनॉइड ओनली। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है एन जो है, ये जो है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इफ अ टोरॉइड हैज कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू। अच्छा, इसमें भी अगर इसके अंदर हमने कोई मटेरियल इंसर्ट कर दिया, एक रॉड इंसर्ट कर दी जिसकी परमिएबिलिटी है म्यू आर, यहाँ भी म्यू नॉट के साथ म्यू आर का फैक्टर आ जाए। सेम चीज टोरॉइड वगैरह के लिए है। तो टोरॉइड के अंदर भी फील्ड क्या आती है, म्यू नॉट एन आई। बस यहाँ पे एन जो है वो कई बार हम क्या होता है एन अपॉन 2 पाई आर करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें टोरॉइड की लेंथ लेनी है। टोरॉइड एक सर्कुलर टाइप का शेप है, तो आर उसका रेडियस अगर है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। है वही चीज, एन स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के लिए भी वही चीज थी, टोरॉइड के लिए भी वही चीज है। ठीक है, तो और वही जो हमने बताया ओपन, ये सिर्फ किसके अंदर होती है, जो टोरॉइडल स्पेस है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाकी जो अंदर वाला खाली रीजन है, बाहर वाला रीजन है, इनमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो ये हमें टोरॉइड का ध्यान रखना है। फिर मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, तो एक चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये फोर्स होता है वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो Q V B साइन थीटा। इसमें भी फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इन दोनों के प्लेन से ही परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इधर एक चीज ध्यान रखनी है कि फोर्स V क्रॉस B के डायरेक्शन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मतलब चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो चार्ज के साइन पर भी डिपेंड करेगा। तो V क्रॉस B तो ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स V क्रॉस B की डायरेक्शन में आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव हुआ तो V क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमें ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी फोर्स वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर है, तो जो पावर होगी F डॉट V वो जीरो हो जाती है, वर्क डन भी जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं करता, कोई पावर सप्लाई नहीं करता, इसलिए उसकी क्या नहीं बदल सकता, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड। हाँ, तो अगर फोर्स वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर लगता है तो वो स्पीड चेंज नहीं कर सकता या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन चेंज कर सकता है ऐसे। तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, तो वो उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मतलब वेलोसिटी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी में क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन। स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर द ट्रेजेक्ट्री और पाथ ट्रेवर्स बाय द चार्ज पार्टिकल। तो अब इसमें भी अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहता है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगा। और अगर वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन बी एंड डी इज 0। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है तो ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा। अगर 90 डिग्री हो गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो वो फिर सर्कल में घूम जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल पे है वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, वेलोसिटी है कुछ एंगल पे, तो फिर वो ऐसे हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ये सब केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन ठीक है ध्यान रखना है। तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। वेलोसिटी 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड के तो सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। और अगर एंगल पे है वेलोसिटी तो उसका हेलिकल पाथ होता है। अब जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वो आता है जहां पे सर्कुलर पाथ करता है, तो उसका रेडियस जो है वो mv बाई क्यूबी, या इसको हम p बाई क्यूबी भी लिख देते हैं, या मोमेंटम को अंडर रूट 2mk बाई क्यूबी भी कर देते हैं। और एक चार्ज पार्टिकल को अगर v वोल्ट से एक्सीलरेट कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को qv भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से रेडियस लिखा जा सकता है उसका डिफरेंट सिचुएशंस में। टाइम पीरियड जो है उसका 2 पाई m बाई क्यूबी होता है, तो टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो उस तरह से काइनेटिक एनर्जी को जिस फॉर्म में दिया हुआ उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब आर की फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे हाफ एम वी स्क्वायर वी को आर के टर्म में रिप्लेस करके ऐसे निकाला जा सकता है। ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, मगर ये टाइम पीरियड और रेडियस याद रखना है। उसके बाद जब एंगल जो है 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है, हेलिकल पाथ होता है, तो हेलिकल पाथ में जो रेडियस आता है वो एम वी साइन थीटा बाई क्यू भी आ जाता है। ठीक है, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो सर्कल में घूमता है, तो जो स्पीड में की जगह रेडियस क्या था एम वी बाई क्यू बी, उसमें वी की जगह वी साइन थीटा आ जाता है। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड वही रहता है, क्योंकि टाइम पीरियड तो स्पीड पे डिपेंड करता नहीं है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल जितना मूव करता है उसको पिच बोला जाता है। तो पिच किसके बराबर आ जाता है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, ये v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल क्या हो गया, v cos थीटा, और टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू। तो इस तरह से पिच लिखी जा सकती है। ये हमें ध्यान रखना है हेलिकल पाथ के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में साइमल्टेनियसली मूव करता है या दोनों फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, मैग्नेटिक फील्ड है B, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया QE, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया Q इंटू V क्रॉस B, और उन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, फिर द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है I इंटू एल क्रॉस बी। एल वेक्टर क्या होता है, बेसिकली एल लेंथ वेक्टर हो गया। अगर आर्बिट शेप का भी वायर है तो एल वेक्टर होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, रखना चाहिए। वैसे नहीं भी रखा बाई चांस तो निकाला जा सकता है कि भाई ये अगर इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो एक वायर के कारण दूसरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स क्या होता है ILB, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी तो फोर्स इधर लगेगा। तो I, अब I इस वायर का लेंगे,
इसकी एल लेंथ की बात करें तो एल लेंथ पे फोर्स आ जाएगा इनटू एल, बाकी हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो ये फोर्स हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करके लिखा है, तो इधर 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाता है वायर्स के तो अट्रैक्ट करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिपेल करेंगे। ऐसा ही सर्कुलर लूप के केस में होता है, अगर सर्कुलर लूप्स हैं, करंट सेम सेंस में जा रहा है तो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट सेंस में जा रहा है तो रिपेल करते हैं। Then torque experienced by a current carrying loop placed in uniform magnetic field is given by the torque। एक करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क होता था P क्रॉस E, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क होता है M क्रॉस B। ये मैग्नेट के लिए भी एप्लीकेबल होता है फॉर्मूला। और मैग्नेटिक मोमेंट एक लूप का, अगर एक लूप में I करंट जा रहा है, N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA। तो जो डायरेक्शन उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आती है, और वो भी कैसे, करंट की जैसे मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ऐसे ही एक लूप में अगर करंट जा रहा है तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या बताती है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन की फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दे देती है। तो अगर एक लूप है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA, और वो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क M क्रॉस B हो जाएगा, जिसको NIA B साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, बीना साइन थीटा हम बोल सकते हैं, शॉर्ट में इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करता है, डायपोल को या डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को जो टॉर्क होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करता है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करता है मैग्नेटिक डायपोल को। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर जो है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट डिटेक्ट करने के काम आता है, या स्मॉल करंट इससे मेजर कर सकते हैं। Its working is based on the principle that a current carrying loop placed in uniform magnetic field experiences a torque। जो हमने पहले देखा उसी पे बेस्ड है कि करंट कैरिंग लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो टॉर्क आ गया बीना साइन थीटा। एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है जो टॉर्क को ऑपोज करता है, और उसका टॉर्क होता है C इंटू फाइव। यहाँ पे फाइव डिफ्लेक्शन आता है, हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करके इस थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं तो साइन थीटा 1 हो जाता है, और हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है बीना इज इक्वल टू C5 या K5 हो, तो K इज टॉर्शनल कांस्टेंट। इससे डिफ्लेक्शन जो है वो आ जाता है बीना बाय K, यानी डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। और यहीं से गैल्वेनोमीटर की जो है करंट मेजर करने की एक तरीके से सेटिंग बनती है कि 1 एम्पियर पे अगर 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया तो 2 एम्पियर पे 2 डिग्री का आएगा। बाकी गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इस ऑर्डर के करंट मेजर करता है। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब सेंसिटिव मतलब कितना वो सेंसिटिव है, जितने कम करंट के लिए जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना वो सेंसिटिव है। अगर हम बात करें थीटा बाय आई तो वो क्या हो जाएगा NBA बाय K। तो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे नीचे एक रेजिस्टेंस की टर्म और ऐड हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखी जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है, तो उससे हम करंट और थीटा को यहाँ पे इन्होंने डिफ्लेक्शन एंगल माना, उसको रिलेट कर सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को ही हम क्या करते हैं, एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस शंट को पैरेलल में लगा देते हैं, और अगर हमें आई रेंज का एमीटर बनाना है तो शंट कितना चाहिए, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। और अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगाया जाता है, और उसकी वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है। वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर भूल भी जाते हैं तो क्या होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर है तो उसके क्या लगाते हैं हम, पैरेलल में शंट लगा देते हैं। तो अब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस है, मतलब इसका रेजिस्टेंस है G, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए इससे IG करंट जाएगा, यहाँ से I आएगा, यहाँ से I माइनस IG आएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देते हैं, तो IG इंटू G, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू
I माइनस आई जी इंटू एस, इससे शंट की वैल्यू निकल जाती है। और वोल्ट मीटर के केस में उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के। तो जब IG करंट यहां से जाएगा तो टोटल वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज आनी चाहिए V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस, तो RS प्लस G। तो RS जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे वो V बाय IG माइनस G के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। तो आया समझिए? यस सर। चलो तो अब कुछ इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको हम अगली क्लास में करेंगे। चलो तो आज क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा सा निशान लगा लिए हैं, तो इसे एक काम करो, सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। तो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका बताओ क्या आंसर आना चाहिए। चलो तो ऑलमोस्ट आंसर सभी ने सही दिया, तो आंसर आएगा इसका डी। और कॉन्सेप्ट वही कि आई वर्सेस वी का ग्राफ है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I वर्सेस V का ग्राफ देगा 1/r। अब हमें 1/r देखना है, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि the slope of the graph becomes more if experiment is performed at higher temperature। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, हाँ सर, तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस सर। स्टील का भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर से, यस तो हाँ ये जाएगा मोर इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज। अब रेजिस्टेंस जो है रो एल बाय ए, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जबकि हमको रेजिस्टेंस क्या करवाना है, कम करवाना कम करना है। जो लेंथ बढ़ाएंगे तो स्लोप जो है कम हो जाएगी। मतलब अगर लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस, मतलब ये स्लोप बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो स्लोप कम हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आएगा डी। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। चलो इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं कि ओहमिक नेचर, तो ओहमिक नेचर क्या होता है, जहां पे V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी V वर्सेस I का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। कौन से में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सेकेंड वाला। सेकंड में। सिंपल सा है विकास, इसमें भी गलती कर दी तुमने, क्यों? चलो उसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, टाइपिंग में गलती कर दी, चलो कोई बात। तो देखो इसमें सिंपल सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया भी है क्लास में कई बार, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो लेंथ हमने स्ट्रेच करके 10% बढ़ा दी, यानी 100 अगर लेंथ थी तो 110 कर दी, 1 है तो 1.1 कर दी, तो नई लेंथ हमने 1.1 टाइम्स कर दी। मतलब जो हम बोलते हैं ना, लेंथ को n टाइम्स कर दिया, तो लेंथ को कितना कर दिया, 1.1 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, तो लेंथ को हमने 1.1 टाइम किया, तो रेजिस्टेंस n का स्क्वायर, अब 11 का स्क्वायर 121, तो 1.21 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। अब इसे कई बार हम 121 दे देते अगर आंसर होता है, तो ऐसा नहीं, 1 में 0.21 का चेंज आया या 100 में 21 का चेंज आया, तो 100 में जो चेंज आता है वही परसेंटेज चेंज कहलाता है। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो 21% का हो जाएगा। चलो 11th वाला क्वेश्चन बताओ। इसमें ध्यान रखना है, तो कई लोग क्वेश्चन में पढ़ते नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट के हिसाब से आंसर देना है। कई लोग मैंने देखा ऐसे मिस्टेक कॉमनली करते हैं, कई क्या हमसे भी हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन वही चीज सीखनी है कि ऐसी मिस्टेक्स हम ना करें, क्योंकि नुकसान तो होगा ही मिस्टेक कर देंगे तो।
तो चलो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे हेमांगी ने 2 आंसर दिए, 2 आंसर आ रहे हैं तो खुद ही क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो यार, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वैसे भी सोच सकते हो। बाकी क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, कई बार इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट ऐसी चीजें दी हैं, तो क्वेश्चन वैसे तो जब पढ़ते हो तो अंडरलाइन कर लो ऐसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड, जब हम हार्ड कॉपी में अगर हमारे पास पेपर है तो उसको अंडरलाइन कर लें, जिससे कि, बाकी ऑनलाइन है तो दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन में अगर पेपर मिल रहा है हमको, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनको अंडरलाइन कर लो, जिससे हमारा दोबारा पढ़ने में टाइम भी सेव होता है, कि बार बार अपन उस इंफॉर्मेशन को कई बार ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो बेटर है अंडरलाइन कर लो पढ़ते वक्त। अब गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये तो सही बात है कि सेंटर पे लगा रखते हैं हम गैल्वेनोमीटर को। इन अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, सेल एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज विदाउट डिस्टर्बिंग द नल पॉइंट, ये तो हमने अभी डिस्कस ही किया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज में हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं नल पॉइंट को डिस्टर्ब किए बिना। और रियोस्टेट इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये भी सही स्टेटमेंट है, रियोस्टेट से हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। Then accuracy of a meter bridge decrease upon increasing the length of the resistance wire. तो accuracy of meter bridge decrease, accuracy कह रहे हैं डिक्रीज कर जाएगी upon increasing the length, और हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो accuracy बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? तो मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जो होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब जो है जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, मतलब हम कम लेंथ में भी थोड़ा, मतलब एक्चुअली जो पोटेंशियल अगर हमें 10 वोल्ट मेजर करना है, अगर वो हमें 100 सेंटीमीटर में मेजर करना है, वही 10 वोल्ट हम 200 सेंटीमीटर में करेंगे तो हम और थोड़ा सा प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये अब कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यस सर। यस, रॉन्ग ही बताना था, तो क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो 50 वाला बताओ। अरे भी आंसर दिख गया। ठीक है आंसर, चलो बताओ इसमें से असर्शन रीजन कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या है क्वेश्चन? अब पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर दैट ऑफ अ वोल्टमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दिस सेल। तो ये सही बात है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर की तरह एक्ट कर सकता है। पोटेंशियोमीटर कैन एक्ट एज आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टमीटर के ऊपर प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअल में वोल्टमीटर जब लगाते हैं तो थोड़ा सा करंट ड्रॉ करता है सर्किट का, जिससे वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसका क्या ऑप्शन आएगा? ए। ओके सर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन और कारण दोनों ही सही है। चलो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण उससे आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यानी कि बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो वो तो है ही नहीं। इट वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसी को इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सही है, बाकी फिर भी और ऑप्शन चेक कर लो। वेरीज इनवर्सली एज क्यूब, नहीं गलत है। वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, तो डायरेक्ट नहीं है ना, आर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका बी वाला। ओके।
चलो थर्ड वाला बताओ, थर्ड का क्या आंसर आना चाहिए? देखो इसमें क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो इसमें कई बार जब 3D में चीजें आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं। तो देखो चीजें, पहली बात तो ये देखना है कि फील्ड वायर जिस डायरेक्शन में है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। तो हमारे लिए जो अपनी कॉपी है उसमें मेन चीज है वो प्लेन देखे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो वायर जेड डायरेक्शन के अलावा तो हम क्या करें, एक्स और वाई को अपने कॉपी में बनाएं, एक्स और वाई एक्सिस को। अगर एक्स और वाई ऐसा है तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, राइट हैंड रूल, एक्स क्रॉस वाई विल गिव अस द जेड एक्सिस, आई क्रॉस जे विल गिव अस द के। तो वायर, long straight wire placed along z axis, the current I flows in the negative z direction। z axis तो बाहर की तरफ आएगी, करंट नेगेटिव z एक्सिस में जा रहा है, यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो पहले तो फिगर एक अगर अच्छा बना लें तो काफी सारा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाता है। तो एक्स और वाई प्लेन बनाया, z एक्सिस बाहर की तरफ आएगी, करंट नेगेटिव z में जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अब करंट अगर अंदर जा रहा है उसके कारण फील्ड लाइन कैसी आती है, सर्कुलर आती है। तो वो फील्ड लाइन इस प्लेन में आएंगी सर्कुलर। अब एक पॉइंट ले रहे हैं x कॉमा y, इसी में z इज इक्वल टू 0 प्लेन में, ये पॉइंट हमने ले लिया x कॉमा y। तो फील्ड देखें तो पहली बात तो ऐसे आएगी टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है। तो x कॉमा y हम इसमें ले लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसमें अगर फील्ड ऐसी आ रही है तो हम देखो उसका एक कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव x में, एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव y में। तो पॉजिटिव x और नेगेटिव y आना चाहिए। तो I पॉजिटिव j नेगेटिव, तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आई नेगेटिव है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, अब इसमें से कौन सा आएगा? तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, देखो अब हम फील्ड का सिर्फ ये फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फील्ड आ रही है इस तरीके से टेंजेंट के अलॉन्ग। लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, एंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये थीटा अगर हो गया, ये तो फील्ड हो गई इनटू कॉस थीटा, तो आई कैप में आएगा, माइनस साइन थीटा जे कैप में आएगा। अब आर तो ये लेंथ है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि आर, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और या ये वाला बोलते थीटा। तो आर कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, वाई के बराबर आएगा, यस सर। है ना, मैंने सही लिखा ना, आर कॉस थीटा आएगा वाई के बराबर, और साइन थीटा आएगा एक्स के बराबर, सही है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है। तो आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर कॉस थीटा इज वाई आई आया कैप आना चाहिए। माइनस एक्स जे कैप। और आर स्क्वायर जो है, आर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है, तो नीचे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फैक्टर है। तो ऑप्शन इसके हिसाब से कौन सा आना चाहिए, ए ए। आना चाहिए सर। हाँ सर। सर ये मेरा तो सही था ना? सही था, क्योंकि उसमें आंसर की में सी दिया हुआ था एक्चुअली, तो वो गलत दिया हुआ है। मैंने सर ए बताया था। तुमने ये बताया था, तुम्हारा सही है। फिर तो मैं सॉल्व नहीं किया था, मैं आंसर की के हिसाब से देखा था, तो आंसर की में सी दिया हुआ है। ओके। देखो आंसर सही था, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सही तरीके से निकाला था या नहीं निकाला था, ठीक है। तो अगर तरीका सही था तो ठीक है, अगर उसमें सिर्फ तुक्का था या किसी तरह से हमने ऐसे आंसर निकाला था, तो वो चीज हमें सीखनी है कि एक्चुअली में कैसे आंसर आएगा इसका, क्या तरीका क्या होगा इसका आंसर निकालने का। हाँ सर। ठीक है, समझ आया अभी? हाँ सर। यस सर। बाकी ठीक है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से थोड़ा हैवी क्वेश्चन है ये, लेकिन ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि चॉइसेस हैं। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रखे जाएं जहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो करने में। चलो 6th वाला क्वेश्चन बताओ, क्या आंसर आना चाहिए। देखो इसमें जब ऐसे क्वेश्चन हो तो
क्या हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, जैसे ठीक है, तो क्या आंसर अप्रोप्रिएट होगा। और कई लोग आंसर डी दे रहे हैं, तो डी में तो देखोगे दोनों का रेडियस बराबर आना चाहिए ना, क्या रेडियस बराबर है दोनों का? नो सर। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। अदिति का सही है, नहीं अदिति का नहीं सही, संस्कृति का सही है, सुहानी का सही है, नेहल का सही है, जय आदित्य का सही है, पुष्पक का गलत है। क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई देखो, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए तो रेडियस क्या होता है? एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, चार्ज भी दोनों का सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, यानी आर इज इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल टू एम वी हो गया। अब जिसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस ज्यादा है? ए का, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, यानी कि एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी। सिंपल सी बात है, बस बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि गलतियां मत करो ऐसी छोटी छोटी। अगर गलती कर रहे हो तो थोड़ा सा और अपना रिवीजन स्ट्रॉन्ग करो, चीजों को रिवाइज करो अच्छे से। और रिवाइज देखो, अब जैसा पेपर है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करो थोड़े से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है उस लेवल के, स्कूल में जो टेस्ट हुआ उसको देखो, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया उसको देखो, मतलब अपने आप को तैयार करो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमें लगता है थ्योरी तो पता है, लेकिन उसको अप्लाई करने में हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं। चलो ये वाला 10th क्वेश्चन बताओ, क्या आंसर आना चाहिए इसका? चलो, इसमें गलती कर रहे हो तुम सब लोग। तो पहली बात तो ये लूप में करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका एम वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? इनसाइड। इनसाइड आएगा। और बी वेक्टर इसी प्लेन में है, तो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 90 डिग्री। हाँ सर। 90 होगा ना, बी वेक्टर इसी प्लेन में है, एम वेक्टर इनसाइड है, तो 90 डिग्री हो गया एंगल। पहली बात तो क्या इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम नहीं का है। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। क्या टॉर्क जीरो है? नो सर। नहीं। जब जीरो ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, वो तो हो ही नहीं सकते। यस सर। इक्विलिब्रियम नहीं है तो स्टेबल और अनस्टेबल तो तब बात करेंगे ना जब इक्विलिब्रियम होगा। अब थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा या क्या आएगा? मैक्सिमम। 45 डिग्री बेवकूफ बनाने को दे रखा है। हाँ। या तो एक्सिस से एंगल है ना, एम वेक्टर से तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कई लोगों ने 45 के चक्कर में डी आंसर दे दिया, लेकिन डी आंसर होगा सी। ठीक है, बेवकूफ नहीं बनना है, एग्जामिनर बनाएगा लेकिन उनको नहीं बनना है। चलो ये 11th वाला बताओ। तो देखो इसमें ये जो है, ये हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर जी, और ये उससे जाने वाला मैक्सिमम करंट दिया हुआ है आई जी। शंट की बात कर रहे हैं, तो शंट अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो उसको निकाल सकते हैं। तो आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो आई जी हो गया 5 इंटू 10⁻³ आर जी हो गया 1, और आई माइनस, अच्छा वोल्ट मीटर, वैल्यू ऑफ शंट टू बी एडेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू, अच्छा वोल्ट मीटर बनाना, सॉरी
एमीटर बना रहा था, सॉरी। तो V इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RS होता है। तो जो सीरीज में हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो उसको ऐसे शंट बोल दिया, वो गलत बोला है, RS इज नॉट शंट, वो आएगा V बाय IG माइनस RG। तो 5 बाय 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1, क्या रहेगा 10 की पावर 3 माइनस 1 को नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, तो 1 किलो ओम will be the आंसर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ शंट बोला था, इसमें मुझे एमीटर लगा, तो वो शंट नहीं बोलना चाहिए, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो शंट का मतलब ही होता है पैरेलल में लगाने वाला रेजिस्टेंस, जो स्मॉल वैल्यू का हम लगाते हैं। चलो ये 14 क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर होना चाहिए। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, हम्म। वो कोडिंग में एक्चुअली क्या? मतलब इन लोगों का रहता है ना, पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा मतलब बी मतलब जो पहला सही और दूसरा गलत, ए मतलब जो दोनों सही। नहीं, वो तो लिखा हुआ आएगा, ऐसा कोई कोडिंग नहीं है, वो ऑप्शन रहेंगे वहां पे 4, वो या तो असर्शन रीजन के शुरू में दे देंगे या हर क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। Okay. ऐसा कोई कोडिंग पे मत सोचो, वहां लिखा हुआ आएगा जो भी, ऐसा नहीं कि वहां कुछ लिखा नहीं आएगा। बाकी जनरली क्या रहता है कि दोनों सही और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दूसरा दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तीसरा एक सही दूसरा गलत, चौथा जनरली एक गलत पहला गलत दूसरा सही, ऐसा। तो जो भी होगा उसके हिसाब से, यहाँ जैसे दोनों गलत वाले दे रखे हैं, ओके सर, ओके सर, है ना, तो बाय डिफॉल्ट मत मानना, जो भी एग्जाम में दिया हो उसको पढ़ के समझ के करना। और एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ही हैं, चाहे पहले से पता है सैंपल पेपर में कि ऐसा आना है, लेकिन फिर भी जो भी दिया उसको पढ़ के समझ के करना है। हाँ सर, वो सर एडवांस में भी मतलब सिमिलर ही रहता है क्या? सर, एडवांस में भी कई बार असर्शन रीजन आता है ना। आजकल नहीं आते, पहले आते थे, अब क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं इसलिए हटा दिए। तो एडवांस में तो बहुत पहले ही हटा दिए थे। जेई मेंस में भी कभी कभार कम ही आते हैं, नहीं आते। नीट पहले एम्स में आते थे, एम्स वाले एग्जाम में आते थे असर्शन रीजन, वो मेन असर्शन रीजन जो थे एम्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा आते थे, लेकिन वही वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहते थे, खासकर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। तो आईआईटी में तो काफी पहले हटा दिया था उसको, लेकिन अब जनरली कहीं नहीं आते, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम वाले देते हैं, तो ठीक है। चलो, तो इसमें दे रखा है द नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये तो होता है किसी भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0, क्यों? क्योंकि डायपोल की तरह एक्ट करता है, डायपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 होता है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। The torque produced in a conducting loop is 0 when it is placed in a uniform magnetic field such that magnetic field is perpendicular to the plane। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो m वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो m वेक्टर चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, m वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर आ गया, तो टॉर्क होता है mb sin थीटा। अब थीटा 0 हो चाहे 180 हो, ये भी 0 हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है कि टॉर्क 0 फोर्स 0 इसलिए टॉर्क 0 हो गया या टॉर्क 0 इसलिए फोर्स 0 हो गया, तो दोनों इंडिपेंडेंटली सही है। ठीक है ना, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, टॉर्क 0 होने से थोड़ी फोर्स 0 हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर इसका आएगा बी। ठीक है, यस सर, बाकी लोग आए समझ? यस यस ना, थोड़ा सा और ध्यान दो, जो भी गलतियां हो रही है उनसे सीखो समझो, और कोशिश यही करनी है कि एग्जाम तक इन गलतियों को हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना रिड्यूस कर सकते हैं, उतना करें, जिससे हम अच्छा स्कोर ला सके, अच्छे मार्क्स ला सकें। चलो, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में बाकी के आगे के जो चैप्टर्स हैं हमारे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इन तीनों का अपन रिवीजन करेंगे।
टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपना टर्म 1 का एक बार रिवीजन हो जाएगा, बाकी फिर आप अपने लेवल पे अच्छे से उसको रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और फिर नेक्स्ट वीक से एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, देखो उस एग्जाम में पढ़ने वाला पार्ट इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है उसका क्वेश्चंस में हम कैसी गलतियां करते हैं उससे लर्न करना है कि क्या हम उससे सीख सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी सी और बढ़ा दो, कोशिश करो कि हम हर मतलब 1-2 दिन में एक पेपर कम से कम दें या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उस तरह के जिस तरह के आने वाले हैं। ठीक है, यस सर। Okay, sir. चलो बाय बाय।